वेलकम बैक ऑन कैपिटल न्यूज। चलिए देखते हैं दिल्ली की 25 फटाफट बड़ी खबरें। साथ ही डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक करें। दिल्ली पुलिस में बड़ा फेरबदल, 12 आईपीएस अधिकारियों का हुआ तबादला। विक्रमजीत सिंह बने एसीबी के नए चीफ। दिल्ली पुलिस के 12 आईपीएस के कार्यक्षेत्र बदल दिए गए हैं। इन्हें एक यूनिट व जिले से हटाकर दूसरे यूनिट और जिले की जिम्मेदारी सौंपी गई। करीब पौने 3 साल से भ्रष्टाचार निरोधक शाखा में तैनात रहे संयुक्त आयुक्त मधुर वर्मा की दिल्ली पुलिस में वापसी हो गई। एसीबी में आने से पहले उनकी तैनाती केंद्र शासित प्रदेश में थी। सुरक्षा यूनिट में तैनात संयुक्त आयुक्त विक्रमजीत सिंह को एसीबी का नया चीफ बनाया गया है। इससे पहले विक्रमजीत सिंह पूर्वी रेंज और नई दिल्ली रेंज में संयुक्त आयुक्त भी रहे। दिल्ली के विकास के लिए क्या है भाजपा सरकार का प्लान? सीएम रेखा गुप्ता ने सब कुछ बताया। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा, दैनिक जागरण सही को सही कहकर प्रशासन को जगा रहा है। पूर्व की सरकारें दिल्ली के भविष्य को ध्यान में रखकर योजना तैयार करती और उसके अनुसार काम करती तो समस्याएं नहीं होती। सिर्फ लुटियंस दिल्ली को प्लानिंग कर बसाई गई। उन्होंने कहा कि भविष्य को ध्यान में रखकर योजना तैयार की गई, लेकिन शेष दिल्ली पर ध्यान नहीं दिया गया। इस कारण यहाँ झुग्गी बस्तियां और अनधिकृत कॉलोनियां बसती चली गई। साफ पानी, सीवर, सड़कें, पार्किंग जैसी आधारभूत सुविधा का अभाव है। इसके समाधान के लिए 100 वर्षों की पूर्व आवश्यकता को ध्यान में रखकर प्लानिंग करने की आवश्यकता है। इसे ध्यान में रखकर हमारी सरकार काम कर रही है। गाड़ी हटाने से मना करने पर पेट्रोल डालकर लगाई आग, मचा हड़कंप, एक्शन में आई पुलिस। दक्षिणी दिल्ली में आरके पुरम इलाके में शनिवार रात एक खौफनाक कदम घटना सामने आई है। सेक्टर 8 स्थित मार्केट में बाइक मैकेनिक गया प्रसाद उर्फ कालू ने पार्किंग विवाद के कारण एक सफाई कर्मचारी राहुल चौहान पर पेट्रोल डाल दिया। इसी बीच कार में राहुल के साथ बैठा उनका एक जानकार सिगरेट पी रहा था, जिससे आग लग गई। आग लगने से राहुल 20% तक झुलस गया। पुलिस के अनुसार गया प्रसाद की कार हटाने को कहा, लेकिन राहुल ने मना कर दिया। इस पर आरोपी ने गुस्से में पेट्रोल डाल दिया। कार में बैठे उनका साथी सिगरेट पी रहा था, जिससे आग लग गई। राहुल के चेहरे और सोना करीब 20% तक जल गया। घायल को तुरंत ट्रॉमा सेंटर में भर्ती करवाया गया है। पुलिस ने आरोपी गया प्रसाद के खिलाफ बीएनएस की धारा 109(1) के तहत हत्या के प्रयास का मामला दर्ज कर लिया है। 2 स्कूलों को मिली बम से उड़ाने की धमकी, ईमेल से मचा हड़कंप, मौके पर पहुंचे पुलिस अफसर। दिल्ली में चाणक्यपुरी के नेवी स्कूल और द्वारका के सीआरपीएफ स्कूल को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। वहीं ईमेल से दोनों स्कूलों में स्टाफ में हड़कंप मच गया है। बताया गया कि ईमेल द्वारा धमकी दी गई है। मामले की जानकारी लगते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी गई है। बम निरोधक दस्ता की टीम भी मौके पर पहुंची है। बता दें कि अभी तक कोई संदिग्ध सामान नहीं मिला है। इससे पहले भी ईमेल के जरिए बम उड़ाने की धमकियां मिल चुकी है। बिजली समस्या से परेशान लोगों को मिलेगी बड़ी राहत। रबुपुरा बिजली घर से जोड़ेंगे कई गांव। जेवर में बिजली इंफ्रा में लाखों प्रयासों के बाद बेहतर सुधार नहीं हो पाया, जिसके चलते लोगों का आज भी बिजली की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। जिसकी मुख्य वजह जेवर के तीनों बिजली घरों के लिए 33 केवी की लाइनें लगभग 22 किलोमीटर लंबी है। ओवरलोड बिजली घरों का लोड पड़ने या मौसम में खराबी होने से लाइन फॉल्ट हो जाती है, जिसकी वजह से जेवर के लोगों को अघोषित बिजली कटौती का सामना करना पड़ता है। इन सभी समस्याओं को देखते हुए जेवर के कुछ गांवों को रबुपुरा से जोड़े जाने की तैयारी जेवर विधायक धीरेन्द्र सिंह की पहल पर विद्युत निगम ने शुरू कर दी है। दिल्ली बनेगा मेडिकल हब, सीएम रेखा का दावा, विदेशी भी आएंगे यहां, ये है सरकार की योजना। दिल्ली को मेडिकल हब के तौर पर विकसित किया जाएगा, यह दावा है दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का। सोमवार को मॉडल टाउन में एक निजी अस्पताल के उद्घाटन के दौरान सीएम ने कहा कि दिल्ली में निजी और सरकारी अस्पताल मिलकर बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे। हमारी कोशिश रहेगी एक ऐसी व्यवस्था विकसित की जाए जिससे विदेश से भी लोग या दिल्ली में इलाज करने के लिए आए। इसी लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए दिल्ली सरकार 7 अधूरी अस्पताल परियोजनाओं को सुपर स्पेशलिटी आईसीयू केंद्रों में बदल रही है। इन अस्पतालों में विभिन्न गंभीर बीमारियों के लिए विशेष इलाज की सुविधा होगी। उन्होंने कहा कि मॉडल टाउन में शुरू हुआ नया निजी अस्पताल आयुष्मान भारत योजना के तहत भी सेवाएं देगा। इससे समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को भी आधुनिक स्वास्थ्य सुविधाएं निःशुल्क मिल सकेगी।
जेएनयू में पीएचडी दाखिले के लिए पंजीकरण की तारीख बढ़ी, अब 22 जुलाई तक करें आवेदन। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय ने शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए पीएचडी में दाखिले के पंजीकरण की तारीख बढ़ा दी है। विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा सोमवार को भी जारी सूचना के अनुसार अब इच्छुक छात्र 22 जुलाई 2025 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। पीएचडी में दाखिला नेट जेआरएफ गेट के जरिए मिलेगा। एडमिशन पॉलिसी के मुताबिक यूजीटी नेट स्कोर को 70% वेटेज दिया जाएगा और बाकी 30% वॉइस के लिए किया जाएगा। दरअसल जेएनयू छात्र संघ ने पीएचडी दाखिले के लिए पंजीकरण तारीख बढ़ाने की मांग की थी। इस संबंध में छात्र संघ के पदाधिकारियों ने दाखिला निदेशक को पत्र लिखा था। पत्र के अनुसार यूजीटी नेट जून 2025 की परीक्षा में पास होने वाले छात्रों को मौजूदा पीएचडी दाखिला प्रक्रिया में कोई मुश्किल नहीं होनी चाहिए और नेट का परिणाम घोषित होने तक पीएचडी अब मेट्रो से और करीब होगी दिल्ली। फेज 4 के 3 कॉरिडोर का काम 70% पूरा, लाखों यात्रियों को मिलेगा नया विकल्प। दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने फेज 4 के तहत निर्माणाधीन 3 प्रमुख कॉरिडोर पर 70% से अधिक कार्य पूरा कर लिया है। शेष 30% कार्य पूरा होते ही राज्य के दूर दराज में रहने वालों के लिए दिल्ली और नजदीक हो जाएगी। 3 कॉरिडोर में जनकपुरी पश्चिम आरके आश्रम मार्ग, मजलिस पार्क मौजपुर और एरोसिटी तुगलकाबाद शामिल हैं। इन कॉरिडोर में सबसे पिंक लाइन पर मेट्रो ट्रेन रफ्तार भरेगी। फेज 4 में कुल 112 किलोमीटर के 6 मेट्रो कॉरिडोर का निर्माण होना है। 3 प्रमुखता वाले कॉरिडोर का निर्माण दिसंबर 2019 में शुरू हुआ था। इन तीनों कॉरिडोर की कुल लंबाई 65.202 किलोमीटर है। 2023 तक ये तीनों परियोजनाएं पूरी होनी थी, लेकिन कोरोना, पेड़ काटने की स्वीकृति मिलने और जमीन अधिग्रहण में देरी के चलते विलंब हुआ। बीते 5 जनवरी को जनकपुरी पश्चिम आरके आश्रम कॉरिडोर पर जनकपुरी पश्चिम से कृष्णा पार्क एक्सटेंशन के बीच मेट्रो का परिचालन शुरू हुआ था। अब 12.318 मजलिस पार्क मौजपुर कॉरिडोर के 6.6 किलोमीटर हिस्से पर जल्द परिचालन शुरू होगा। इस कॉरिडोर के बाकी हिस्से का भी ज्यादातर काम पूरा हो चुका है और वर्ष के अंत तक बाकी हिस्से पर भी परिचालन शुरू होने की उम्मीद है। कालिंदी कुंज से नोएडा के बीच भारी जाम, 2 घंटे में फंसे हैं लोग। कांवड़ यात्रा के चलते एक लाइन बंद। दिल्ली से नोएडा की तरफ जाने वाले कालिंदी कुंज मार्ग पर भारी जाम लग गया है। कालिंदी कुंज और नोएडा रोड के बीच गाड़ियों की लंबी कतार दिख रही है। लोग 2 घंटे तक जाम में फंसे रहे। इस मार्ग पर कांवड़ के चलते एक सड़क बंद की गई है और इस वजह से यहां जाम की स्थिति बन गई है। ट्रैफिक पुलिस ने पहले ही एडवाइजरी जारी कर दी थी। राधिका यादव हत्याकांड में नया अपडेट। बेस्ट फ्रेंड हिमांशिका राजपूत के वीडियो परीक्षण, अब पुलिस करेगी ये काम। अंतर्राष्ट्रीय टेनिस खिलाड़ी राधिका यादव हत्याकांड मामले में पुलिस उसकी दोस्त हिमांशिका सिंह राजपूत से भी पूछताछ करेगी। हिमांशिका सिंह से पूछताछ करके पुलिस राधिका यादव को गोली मारने के मामले से संबंधित जानकारी जुटाएगी। इंस्टाग्राम पर 2 वीडियो अपलोड करके हिमांशिका ने राधिका यादव की मौत पर सवाल उठाए हैं। हिमांशिका सिंह ने इंस्टाग्राम अकाउंट पर 2 वीडियो जारी करके राधिका यादव की मौत, परिवार, राज्य स्तर से अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक टेनिस खेलने, पिता व परिवार की ओर से लगाई जा रही बंदिशों के बारे में बताया है। उसने वीडियो में कहा है कि राधिका यादव को वह करीब 8 से 10 साल से जानती है और उसकी बेस्ट फ्रेंड थी। सावन का पहला सोमवार, यूपी उत्तराखंड से लेकर दिल्ली तक कांवड़ियों के लिए सख्त सुरक्षा व्यवस्था, शिव मंदिरों में खास इंतजाम। सावन महीने के पहले सोमवार को लेकर उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और दिल्ली में प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। हरिद्वार, ऋषिकेश, मेरठ, गाजियाबाद समेत कई इलाकों में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। ड्रोन, सीसीटीवी और रूट डायवर्जन से निगरानी की जा रही है ताकि कांवड़ यात्रा और भक्तों की भारी भीड़ सुरक्षित रहे। सावन महीने का पहला सोमवार है, जिसे लेकर उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और दिल्ली में प्रशासन ने व्यापक सुरक्षा और कानून व्यवस्था भी तैयारी कर ली है। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ और कांवड़ यात्रा को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने सभी संवेदनशील इलाकों में चौकसी बढ़ा दी है।
दिल्ली वालों के लिए गुड न्यूज। यमुना में नवंबर से शुरू हो जाएगी क्रूज सेवा, अधिकारियों ने दिया अपडेट। राजधानी दिल्ली के लोग भी अब यमुना किनारे क्रूज का आनंद ले सकेंगे। इसे शुरू करने को लेकर तैयारी तेजी से चल रही है। अधिकारियों का कहना है कि इसी साल नवंबर महीने से यमुना में क्रूज सेवा के शुरू होने के आसार जताए जा रहे हैं। इसके लिए सरकार की योजना के तहत काम तेजी से चल रहा है। अधिकारियों ने बताया कि करीब 8 किलोमीटर तक इस क्रूज का संचालन किया जाएगा। इसके लिए 5 एजेंसियों ने एक MOU साइन किया है। बता दें कि दिल्ली चुनाव से पहले सरकार ने यमुना की सफाई का वादा किया था। सुप्रीम कोर्ट ने हत्यारे मंगेतर उसके प्रेमी को क्षमादान के लिए राज्यपाल के पास भेजा। जानिए पूरा मामला। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को दुर्लभ आदेश दिया है। इसके तहत मंगेतर की हत्या के लिए दोषी युवती उसके प्रेमी की गिरफ्तारी को आजीवन कारावास की सजा पर अंतरिम रोक लगा दी। हालांकि कोर्ट ने दोष सिद्धि को बरकरार रखा, लेकिन कहा कि उन्हें 8 सप्ताह में कर्नाटक के राज्यपाल के समक्ष क्षमादान की अर्जी लगानी चाहिए। कोर्ट ने इस मामले में सहानुभूति का रुख अपनाते हुए इसे नासमझी का विद्रोह और प्रेम भ्रम का मामला बताया। जस्टिस MM सुधीश्वरम और जस्टिस अरविंद कुमार की बेंच ने आरोपियों की अपील खारिज करते हुए यह आदेश दिया। अपीलकर्ता शुभा शंकर ने 2003 में प्रेमी अरुण और 2 अन्य लोगों दिनाकर और वेंकटेश की मदद से अपने मंगेतर गिरीश की हत्या कर दी थी। दिल्ली में ये क्या हो रहा है? आप मुखिया अरविंद केजरीवाल ने CM रेखा पर बोला हमला। दिल्ली के स्कूलों और कॉलेजों को लगातार मिल रही बम की धमकियों ने राजधानी में हड़कंप मचा दिया है। इसी क्रम में दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गहरी चिंता जताते हुए बीजेपी सरकार को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया X हैंडल पर तीखा हमला करते हुए लिखा कि 4 इंजन वाली सरकारें पूरी तरह फेल हो चुकी है। दरअसल सोमवार को दिल्ली के 3 बड़े स्कूलों और मंगलवार को 2 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली। इनमें द्वारका क्षेत्र स्थित सेंट थॉमस स्कूल, दिल्ली विश्वविद्यालय के सेंट स्टीफंस कॉलेज, चाणक्यपुरी का नेवी स्कूल, द्वारका का CRPF स्कूल और रोहिणी का एक अन्य स्कूल शामिल है। राजनीतिक बयानबाजी करें, मर्यादा ना तोड़े। CM और मंत्रियों के महंगे फोन पर आप बीजेपी में सियासी बवाल। दिल्ली में मुख्यमंत्री और मंत्रियों के लिए फोन खरीदने की अधिकतम सीमा में बढ़ोतरी को लेकर सियासत गर्मा गई है। इस पर आम आदमी पार्टी ने जहां दिल्ली सरकार पर जनता की समस्याओं पर तेजी नहीं दिखाने और अपने लिए खजाना खोलने का आरोप लगाया है, वहीं भाजपा ने आम आदमी पार्टी को साल 2015 और 2022 में तत्कालीन अरविंद केजरीवाल सरकार की याद दिलाते हुए करारा पलटवार क्या है। राजनीतिक विश्लेषक इसे आम आदमी पार्टी के नहले पर भाजपा का दहला मान रहे हैं। दरअसल पिछले 9 जुलाई को दिल्ली सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग ने एक नियम में संशोधन किया। इसके अनुसार अब दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता अपने लिए 1.5 लाख का मोबाइल खरीद सकती है, जबकि दिल्ली सरकार के मंत्रियों के लिए यह सीमा 1.25 लाख रुपए है। दिल्ली सरकार के अधिकारियों का कहना है कि फोन प्रतिपूर्ति की यह सीमा 12 साल बाद संशोधित की गई है। पहले यह सीमा लगभग 50,000 रुपए थी। साल 2013 में इसे बदला गया था। इसको लेकर दिल्ली की भाजपा सरकार और आम आदमी पार्टी के बीच जुबानी जंग तेज हो गई। 100 किलोमीटर प्रति घंटे की गति और कम रोशनी में भी मिलेंगे उच्च गुणवत्ता के CCTV फुटेज। ट्रेनों के यात्री डिब्बों में CCTV कैमरे लगाने के पायलट प्रोजेक्ट के सकारात्मक नतीजों का आधार पर अब रेलवे ने भी सभी डिब्बों में CCTV कैमरे लगाने का निर्णय किया है। इससे चलती ट्रेनों में चोरी और संगठित अपराधों पर अंकुश लग सकेगा। कैमरे इस तरह के होंगे जो 100 किलोमीटर प्रति घंटे की गति और कम रोशनी में भी उच्च गुणवत्ता के CCTV फुटेज उपलब्ध कराएगा। हालांकि रेलवे ने अधिकारियों की निजता बनाए रखने के लिए दरवाजों के पास सामान्य आवागमन क्षेत्र में CCTV कैमरे लगाने का निर्णय किया है। तीज पर दिल्ली में आयोजित किया जाएगा तीज फेस्टिवल। विमेन इन ग्रीन फैशन वॉक का भी होगा आयोजन। रेखा गुप्ता। दिल्ली सरकार 27 जुलाई को विमेन इन ग्रीन विशेष फैशन वॉक का आयोजन कराएगी, जिसमें मिस तीज 2025 का चुनाव होगा। दिल्ली हॉट पीतमपुरा में 25 जुलाई से रेखा सरकार करेगी 3 दिवसीय तीज मेले का भव्य आयोजन। 80 से ज्यादा स्टॉल, 3D स्वागत द्वार, AI मेहंदी, लोक गायन व नृत्य। मेले में लोगों को दिखेंगे तीज के रंग। रेखा सरकार महिला सशक्तिकरण
सशक्तिकरण, सांस्कृतिक समृद्धि और सामुदायिक समरसता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राजधानी में एक भव्य तीज मेला आयोजित करने जा रही है। यह आयोजन 25 जुलाई से 27 जुलाई तक दिल्ली हाट पीतमपुरा में किया जाएगा। इस आयोजन का उद्घाटन दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता 25 जुलाई की शाम करेगी। कांवड़ियों के स्वागत को तैयार दिल्ली, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने रिकॉर्ड 374 शिविरों को दी मंजूरी। दिल्ली सरकार ने इस साल कांवड़ यात्रा के दौरान भोले के भक्तों के स्वागत में कोई कसर नहीं छोड़ी है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शनिवार को कांवड़ शिविरों की तैयारियों की स्तरीय समीक्षा बैठक की और बताया कि इस बार रिकॉर्ड 374 संस्थाओं में शिविर लगाने के लिए आवेदन किए गए हैं, जबकि पिछले वर्ष यह संख्या मात्र 170 थी। मुख्यमंत्री ने सभी आवेदनों को मंजूरी देने की घोषणा करते हुए कहा कि यह लोगों के विश्वास और सरकार की पारदर्शी व्यवस्था का परिणाम है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि पहली बार शिविर स्वीकृति की प्रक्रिया को पूरी तरह डिजिटल और पारदर्शी बनाया गया है। सिंगल विंडो सिस्टम के जरिए आवेदनों को मात्र 48 से 70 घंटों के भीतर स्वीकृति दी गई है, जिससे संस्थाओं को अलग अलग विभागों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। कांवड़ियों के सात्विक भोजन के लिए विश्व हिंदू परिषद ने शुरू की पहल, बांट रहे सनातनी स्टिकर। सावन का पवित्र महीना शुरू हो चुका है और इसके साथ ही कांवड़ यात्रा का उत्साह भी चरम पर है। इस अवसर पर विश्व हिंदू परिषद ने दिल्ली के बवाना क्षेत्र में एक विशेष अभियान शुरू किया है, जिसके तहत कांवड़ मार्ग पर स्थित दुकानों का निरीक्षण किया जा रहा है। इस अभियान का उद्देश्य सुनिश्चित करना है कि कांवड़ यात्रियों को उनकी आस्था के अनुरूप शुद्ध सात्विक भोजन आसानी से उपलब्ध हो। वीएचपी ने बवाना में उन दुकानों, रेस्तरां और किराना स्टोर्स पर सनातनी स्टिकर लगाने की शुरुआत की है, जो केवल शाकाहारी और सात्विक भोजन प्रदान कर रहे हैं। इन स्टिकरों पर गर्व से कहो हम हिंदू हैं और सनातनी व्यापारिक संस्थान जैसे नारे अंकित हैं, जो कांवड़ यात्रियों को यह विश्वास दिलाते हैं कि वे अपनी धार्मिक मान्यताओं के अनुरूप भोजन खरीद सकते हैं। यह पहल कांवड़ यात्रियों की आध्यात्मिक और आहार संबंधी जरूरतों को ध्यान में रखते हुए शुरू की गई है, जो यात्रा के दौरान शुद्धता और अनुशासन का पालन करते हैं। दिल्ली के तारों का जाल होगा खत्म, स्मार्ट अंडरग्राउंड वायरिंग का पहला पायलट प्रोजेक्ट शुरू। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शनिवार को शालीमार बाग के बीएच ब्लॉक में ओवरहेड बिजली तारों को भूमिगत करने वाले पहले पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत की है। यह महत्वाकांक्षी योजना 3 महीनों में पूरी की जा सकेगी और शालीमार बाग के करीब 5,500 परिवारों को इससे फायदा होगा। बता दें कि दिल्ली सरकार ने बजट में 100 करोड़ रुपए का प्रावधान दिल्ली में तारों के जाल को खत्म करने के लिए किया था। मुख्यमंत्री ने बताया कि इस परियोजना में 8.07 करोड़ रुपए की लागत आएगी और इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर विजन के अनुरूप तैयार किया गया है। तारों का भूमिगत किया जाना राजधानी की सौंदर्य और सुरक्षा दोनों को बढ़ाएगा, साथ ही बिजली आपूर्ति की विश्वसनीयता भी बेहतर होगी। रेखा गुप्ता ने आश्वासन दिया कि इस सफल प्रोजेक्ट के आधार पर दिल्ली के अन्य क्षेत्रों में भी जल्द इसी तरह का नेटवर्क फैलाया जाएगा, जिसके लिए कुल 100 करोड़ रुपए का बजट तय किया गया है।